कल्पना कीजिए कि 21वीं सदी के एक उभरते हुए ग्लोबल सुपर पावर, मेरा मतलब है एक ऐसे देश को जिसकी आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, उसे 1920 के दशक की पुरानी इलेक्ट्रिकल वायरिंग और तंग कमरों के सहारे चलाने की कोशिश की जा रही हो। सुनने में ये बात कितनी अजीब लगती है ना, लेकिन अगर हम दिल्ली के बिल्कुल दिल में जाएं, तो हमें ठीक ऐसा ही एक ऐतिहासिक कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। बिल्कुल, एक तरफ वो 93 साल पुरानी वो मशहूर गोल इमारत खड़ी है, जिसने भारत को आजादी की पहली सांस लेते देखा, हमारे संविधान को बनते देखा। सही कहा। और ठीक उसी के बगल में 21वीं सदी का एक बिल्कुल नया अत्याधुनिक जो त्रिकोणीय यानी ट्रायंगुलर संसद भवन है, वो पूरी शान से खड़ा है। देखिए, ये नजारा सिर्फ वास्तुकला का नहीं है, ये समय और हमारी जरूरतों के एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी कहता है। बिल्कुल। और यही हमारी आज की इस गहन चर्चा का मिशन भी है। हमारा उद्देश्य केवल इस नई इमारत के खूबसूरत डिजाइन पर बात करना या इसके ईंट पत्थरों की गिनती करना नहीं है। हाँ। हम ये गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को आखिर इस नए इस अपग्रेड की इतनी सख्त जरूरत क्यों पड़ी। बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, और इस भव्य ढांचे के अंदर ऐसा क्या-क्या मौजूद है जो इसे भविष्य के लिए तैयार करता है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है उसके अनुसार 28 मई जो 2023 का साल था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस नए भवन का उद्घाटन करने वाले हैं। हाँ। और उन्हें ये निमंत्रण लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 18 मई को आधिकारिक तौर पर सौंपा था। जी। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इतनी बड़ी कवायद, इतना बड़ा निर्माण, इस नए भवन का हमारे लोकतंत्र के काम करने के तरीके के लिए क्या महत्व है? देखिए, अगर हम इसे महज एक इमारत के नजरिए से देखेंगे ना, तो शायद हम इसकी अहमियत को बहुत कम आंक रहे होंगे। अच्छा। हाँ, ये ढांचा आत्मनिर्भर भारत का एक बहुत ही रणनीतिक कदम है। इसे केवल आज के लिए नहीं, बल्कि अगले 150 सालों की जो भविष्य की जरूरतें हैं उनको ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। 150 साल? बाप रे। हाँ, ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि भारत अब अपने जो लोकतांत्रिक संस्थान है उनको आधुनिक तकनीक, अधिक जगह और अपनी खुद की सांस्कृतिक पहचान के साथ आगे ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये एक बहुत ही सशक्त दृष्टिकोण है, लेकिन देखिए, 970 करोड़ रुपए, ये एक बहुत बड़ी रकम होती है। हाँ, वो तो है। करदाताओं का इतना बड़ा पैसा खर्च करने से पहले ये सवाल तो उठता ही है कि क्या पुरानी इमारत को ही ठीक नहीं किया जा सकता था। मेरा मतलब है, इस नई इमारत की भव्यता और तकनीक की बात करने से पहले हमें यह समझना होगा कि उस पुरानी ऐतिहासिक इमारत में आखिर ऐसी क्या गंभीर कमियां आ गई थीं जिसने इस नए निर्माण को बिल्कुल अनिवार्य बना दिया। क्या सिर्फ मरम्मत करना रिपेयर करना काफी नहीं था? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है और इसका जवाब वास्तुकला और इतिहास दोनों में छिपा है। पुरानी इमारत का अपना एक गौरवशाली इतिहास है। अगर हम कुछ तथ्यों पर गौर करें तो पुराने संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा किया गया था। अच्छा, 1921 में? हाँ, और इसे बनने में करीब 6 साल का समय लगा था और उस समय इसकी लागत लगभग 83 लाख रुपए आई थी। 83 लाख उस जमाने में? बिल्कुल। फिर 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड अर्विन ने इसका उद्घाटन किया था। मतलब ये इमारत लगभग 1 सदी तक भारतीय राजनीति का केंद्र रही है? हाँ जी। इन तमाम ढांचागत समस्याओं को देखते हुए ये मुझे किसी पुराने पुश्तैनी घर की याद दिलाता है। पुश्तैनी घर? अच्छा, कैसे? मतलब आप जानती है ना, वो पुश्तैनी घर जहाँ अनगिनत खूबसूरत यादें होती हैं, हर दीवार से कोई ना कोई कहानी जुड़ी होती है। बिल्कुल। लेकिन जब परिवार बड़ा हो जाता है, जरूरतें बदल जाती हैं, तो आप अचानक महसूस करते हैं कि भाई छत से पानी टपक रहा है। हाँ, एकदम सही कहा। आप उस पुराने घर में नया स्मार्ट टीवी या मॉडर्न एयर कंडीशनर लगाना चाहते हैं, लेकिन दीवारों के अंदर नई वायरिंग के लिए कोई जगह ही नहीं बची है। अरे वाह, ये पुश्तैनी घर वाली एनालॉजी तो स्थिति को बहुत ही सटीक तरीके से बयां करती है ना? बिल्कुल। क्योंकि जब उस पुरानी इमारत का नक्शा पास हुआ था ना, तब वो कभी भी एक पूर्ण लोकतंत्र या द्विसदनीय विधायिका, जिसे हम बाइकैमरल लेजिस्लेचर कहते हैं, उसके लिए तो डिजाइन ही नहीं की गई थी। उस वक्त तो ब्रिटिश राज था। बिल्कुल। उनकी जरूरतें एक सीमित प्रशासनिक ढांचे तक ही थीं।
अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो सबसे बड़ा संकट जो हमारे लोकतंत्र के सामने खड़ा है वो है जगह की भयानक कमी। अच्छा। और इसका सीधा संबंध परिसीमन यानी डीलिमिटेशन से है। ये परिसीमन का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे समझना थोड़ा जटिल हो सकता है जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए। क्या हम इसे थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं कि यह कैसे संसद की जगह को प्रभावित करता है? बिल्कुल, मैं समझाती हूँ। देखिए, परिसीमन का सीधा सा अर्थ है देश की जनसंख्या के आधार पर चुनाव क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करना और सीटों की संख्या निर्धारित करना। 1971 की जनगणना के बाद लोकसभा की सीटों को 545 पर रोक दिया गया था। अच्छा, 71 के बाद से ये फिक्स है? हाँ, ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण में अच्छा काम कर रहे थे उन्हें कम सीटें देकर दंडित ना किया जाए। तर्कसंगत बात है। लेकिन ये रोक हमेशा के लिए नहीं थी, ये 2026 तक के लिए है। ओह, इसका मतलब है कि 2026 के बाद जब ये रोक हटेगी तो जिन राज्यों की आबादी पिछले 50 सालों में बढ़ी है उन्हें तार्किक रूप से अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होगी। बिल्कुल सही। और गणित के हिसाब से ये जो 545 सीटें हैं ये तो किसी भी हाल में पर्याप्त नहीं होंगी। एकदम सही पकड़ा आपने। सीटों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होना लगभग तय है और पुराने भवन में 545 सांसदों के लिए ही जगह इतनी कम थी कि दूसरी लाइन में बैठने वाले सांसदों के आगे कोई डेस्क तक नहीं हुआ करता था। अरे, डेस्क भी नहीं? हाँ, उनके लिए अपने दस्तावेज रखना या आराम से बैठना एक चुनौती थी। अब सोचिए, जब परिसीमन के बाद 800 से ज्यादा सांसद चुनकर आएंगे तो वो उस पुरानी इमारत में बैठेंगे कहाँ? बात तो सही है, और ये तो सिर्फ लोकसभा की बात हुई। मुझे याद है कि जब भी किसी खास मौके पर दोनों सदनों का संयुक्त सत्र यानी जॉइंट सेशन होता था तो स्थिति और भी चिंताजनक हो जाती थी। अरे वो तो एक लॉजिस्टिकल दुष्स्वप्न था, मतलब एक बुरे सपने जैसा। ऐसा क्या? हाँ, पुराने भवन के सेंट्रल हॉल में अधिकतम 440 लोगों के बैठने की क्षमता थी। सिर्फ 440? हाँ, अब जब लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य एक साथ बैठते थे तो सेंट्रल हॉल में पैर रखने की जगह नहीं होती थी। बाप रे। अतिरिक्त कुर्सियां लगानी पड़ती थी, रास्तों में लोग खड़े रहते थे। आवाजाही के लिए सीमित जगह होने के कारण ये आपातकालीन निकासी या सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत बड़ा जोखिम बन चुका था। और जो हमने पुश्तैनी घर में नई वायरिंग की बात की थी वो भी यहाँ एक बड़ी समस्या नजर आती है। मुझे बताया गया है कि पुराने भवन में आग लगने का बहुत बड़ा खतरा था। हाँ, और ये कोई छोटी बात नहीं है। देखिए, 1927 में जब वो इमारत बनी तब आज जैसी वाटर सप्लाई लाइंस, हेवी ड्यूटी एयर कंडीशनिंग, हाँ, उस समय एसी कहाँ होते थे? बिल्कुल, फायर फाइटिंग सिस्टम, सर्वर रूम, सीसीटीवी और ऑडियो वीडियो केबल्स की तो कल्पना तक नहीं की गई थी। समय के साथ जैसे जैसे इन चीजों की जरूरत पड़ी, इन्हें दीवारों के ऊपर से, छतों से, जहां भी जगह मिली वहां से निकाल दिया गया। तो इसका मतलब है कि इमारत के मूल ढांचे के साथ बहुत ज्यादा छेड़छाड़ की गई। बहुत ज्यादा, मतलब इन लगातार बदलावों और एसी डक्ट्स की वजह से बिल्डिंग में जगह जगह भारी सीलन आ गई, दीवारों को नुकसान पहुंचने लगा। और सबसे खतरनाक बात ये थी कि केबल्स के इस तरह बेतरतीब फैले होने से हर समय शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा मंडराता रहता था। अरे बाप रे। वो इमारत आधुनिक फायर सेफ्टी नॉर्म्स को किसी भी तरह से पूरा नहीं करती थी। तो ये बात पूरी तरह से स्पष्ट है कि हमारा पुराना पुश्तैनी घर अब मरम्मत के लायक नहीं बचा था। बिल्कुल नहीं। हमें एक ऐसे ढांचे की जरूरत थी जो अगले 100 सालों का भार उठा सके। और जब ये तय हो गया कि नई इमारत बनानी ही है तो इसकी डिजाइन को लेकर बहुत ही दिलचस्प फैसले लिए गए। हाँ, बहुत ही सोच समझकर फैसले लिए गए हैं। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। इस नई बिल्डिंग को जब हम बाहर से देखते हैं तो इसका डिजाइन त्रिकोणीय है या ट्रायंगुलर है। पुराना संसद भवन तो अपनी गोल इमारत के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। हाँ, वो आइकॉनिक था। तो फिर नई इमारत को त्रिकोणीय क्यों बनाया गया? मतलब क्या ये सिर्फ पुराने से कुछ अलग दिखने की कोई कोशिश है? नहीं, वास्तुकला में ना इतने बड़े स्तर पर फैसले सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं लिए जाते। अच्छा। इसके पीछे पूरी तरह से स्पेस मैनेजमेंट का विज्ञान है। नई इमारत का जो प्लॉट था वो अपने आप में त्रिकोणीय आकार का था। ओह, प्लॉट ही तिकोना था। बिल्कुल। और गोल इमारतों की सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनके बाहरी कोनों की बहुत सारी जगह बर्बाद हो जाती है, जिसे आर्किटेक्चर में डेड स्पेस कहा जाता है। अच्छा, मतलब एक चौकोर या तिकोने प्लॉट पर अगर आप गोली इमारत बना दें तो बाकी जमीन का कोई इस्तेमाल ही नहीं हो पाता। एकदम सही।
जगह के एक एक इंच का अधिकतम इस्तेमाल करने के लिए ही इसे त्रिकोणीय आकार दिया गया है। और इसके स्केल को समझने के लिए कुछ आंकड़े देखते हैं। ये नया भवन 65,000 वर्ग मीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। 65,000? हाँ। इसका मतलब है कि ये पुरानी बिल्डिंग से लगभग 17,000 वर्ग मीटर बड़ा है। वाह। इस 4 मंजिला इमारत का डिजाइन मशहूर आर्किटेक्ट विमल पटेल और उनकी कंपनी HCP डिजाइन द्वारा तैयार किया गया है और इसका निर्माण टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें प्रवेश के लिए 6 अलग-अलग रास्ते बनाए गए हैं। हाँ जी, 6 रास्ते हैं। मुझे लगता है कि ये भी उस पुरानी भीड़-भाड़ वाली समस्या को सुलझाने का ही एक तरीका है। सटीक विश्लेषण है आपका। इन 6 द्वारों का वर्गीकरण बहुत स्पष्ट है। एक विशेष द्वार प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए है, एक लोकसभा स्पीकर के लिए, एक राज्यसभा चेयरपर्सन के लिए, एक सांसदों के सुचारू प्रवेश के लिए है। अच्छा, सांसदों का अलग है। हाँ, और 2 पब्लिक के लिए है ताकि आम नागरिक बिना किसी बाधा के आ जा सके। ये बहुत अच्छी बात है। इससे सुरक्षा जांच और आवाजाही बहुत ही व्यवस्थित हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी इमारत अत्याधुनिक भूकंप रोधी यानी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट तकनीक से बनी है। हाँ, क्योंकि दिल्ली में तो भूकंप आते रहते हैं। बिल्कुल। दिल्ली भूकंपीय क्षेत्र 4 यानी सिस्मिक जोन 4 में आती है। इसलिए भविष्य की किसी भी प्राकृतिक आपदा से देश के सत्ता केंद्र को सुरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता थी। ये तो हुई इसकी मजबूती और आकार की बात। लेकिन जब हम इसके अंदर जाते हैं ना, तो दोनों सदनों की जो थीम चुनी गई है ना, वो बहुत ही प्रतीकात्मक है। हाँ, बहुत ही खूबसूरत है। ऐसा लगता है जैसे औपनिवेशिक काल के डिजाइन से निकलकर भारत अपनी खुद की सांस्कृतिक पहचान को गले लगा रहा है। बिल्कुल। लोकसभा का जो विशाल चैम्बर है, उसमें 888 सीटें हैं और इसे हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर की थीम पर बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है। और इसी तरह राज्यसभा का चेम्बर, जिसमें अब 384 सीटें मौजूद हैं, उसे हमारे राष्ट्रीय फूल कमल की थीम पर डिजाइन किया गया है। क्या बात है। ये रंग, ये वास्तुकला सीधे तौर पर भारतीय परंपरा से जुड़ती है। और जो संयुक्त सत्र की समस्या हमने पहले डिस्कस की थी, हाँ, वो जगह की कमी वाली, वो भी अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है। तो क्या इसके लिए कोई नया बड़ा सेंट्रल हॉल बनाया गया है? नहीं, यहाँ पर डिजाइन की स्मार्टनेस दिखाई देती है। अच्छा। अलग से जगह घेरने वाला कोई सेंट्रल हॉल नहीं बनाया गया है। इसके बजाय लोकसभा हॉल को ही इतना विशाल और फ्लेक्सिबल बनाया गया है कि संयुक्त सत्र के दौरान वहां 1272 लोग बहुत ही आसानी से एक साथ बैठ सकेंगे। 1272 लोग एक ही हॉल में? हाँ, हर सांसद के लिए पर्याप्त जगह, डेस्क और आधुनिक सुविधाएं होंगी। और यहाँ मामला सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि जब हम इन सुविधाओं को करीब से देखते हैं तो ये सिर्फ ईंटों से बनी एक भव्य इमारत नहीं लगती। बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक स्मार्ट और हाईटेक संसद नजर आती है, जो काम करने के तरीके को जड़ से बदल देगी। हम कह सकते हैं कि यह 21वीं सदी के डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा भौतिक रूप है। वो कैसे? देखिए, प्रशासनिक देरी को कम करने के लिए इस भवन में 120 नए ऑफिस बनाए गए हैं। 120? जी। इसमें कमेटी रूम, संसदीय कार्य मंत्रालय के ऑफिस, लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय और प्रधानमंत्री कार्यालय सब कुछ शामिल है। अच्छा, सब एक ही जगह? बिल्कुल। पुरानी व्यवस्था में ये सब अलग अलग इमारतों में बिखरे हुए थे, जिससे फाइलों और फैसलों की आवाजाही में बहुत समय बर्बाद होता था। और सदन के अंदर भी बहुत कुछ बदला है ना? सांसदों की डेस्क पर स्मार्ट डिस्प्ले लगे हैं। हाँ। पहले जो पर्चियों के जरिए या पुराने इलेक्ट्रॉनिक बटन से वोटिंग होती थी, उसकी जगह अब अत्याधुनिक बायोमेट्रिक वोटिंग सिस्टम ने ले ली है। जी बिल्कुल। इससे सुरक्षा और सटीकता दोनों बढ़ेंगी। और तकनीक के साथ साथ इस इमारत का डिजाइन समावेशिता यानी इंक्लूसिविटी का एक बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, वो कैसे? ये पूरी तरह से दिव्यांगों के लिए अनुकूल है। रैम्प्स, लिफ्ट्स और रास्तों को इस तरह बनाया गया है कि कोई भी दिव्यांग व्यक्ति बिना किसी बाहरी मदद के स्वतंत्र रूप से पूरे भवन में घूम सके। ये बहुत ही सराहनीय कदम है। और इसके निर्माण से जुड़े कुछ आंकड़े मैंने पढ़े हैं जो वाकई हैरान करते हैं। और ये सिर्फ कंक्रीट का जंगल नहीं है। बताया गया है कि ये एक इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण के अनुकूल निर्माण है, जो 30% तक बिजली बचाएगा। हाँ बिल्कुल। लेकिन एक बात जो मुझे समझ नहीं आई, क्या? वो ये है कि इसमें फ्लाई ऐश का बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ है। फ्लाई ऐश? हाँ, करीब 9,372 मीट्रिक टन। आमतौर पर हम फ्लाई ऐश को प्रदूषण से जोड़ते हैं,
तो ये इको फ्रेंडली कैसे हुआ? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, फ्लाई ऐश असल में कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों यानी थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाली एक तरह की बारीक राख या कचरा है। वही तो मैं कह रहा हूँ। अगर इसे ऐसे ही हवा में छोड़ दिया जाए तो ये भारी प्रदूषण फैलाता है, लेकिन निर्माण विज्ञान में एक बहुत ही इनोवेटिव तकनीक है। अच्छा। जब हम इस फ्लाई ऐश को सीमेंट के साथ मिलाते हैं ना, तो ये कंक्रीट को और भी ज्यादा मजबूत और टिकाऊ बना देता है। ओह, तो हमने कचरे को एक उपयोगी निर्माण सामग्री में बदल दिया। बिल्कुल, ऐसा करके हमने न केवल सीमेंट के उत्पादन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम किया, बल्कि पर्यावरण में फैलने वाले लाखों टन कचरे का सुरक्षित इस्तेमाल भी कर लिया। क्या बात है! इसलिए ये एक ग्रीन बिल्डिंग की श्रेणी में आती है। और अगर इसके विशाल पैमाने की बात करें तो इसमें 25,620 मीट्रिक टन इस्पात और 63,306 मीट्रिक टन सीमेंट लगा है। 63,000 टन सीमेंट? हाँ, 63,000 मीट्रिक टन सीमेंट कोई छोटी बात नहीं है। ये एक पूरे शहर का बुनियादी ढांचा खड़ा करने के बराबर है। और इस पूरी निर्माण प्रक्रिया ने रोजगार के भी बड़े अवसर पैदा किए होंगे। बिल्कुल। आंकड़ों के अनुसार इस प्रोजेक्ट ने 20 लाख से ज्यादा मानव दिवस यानी मैन डेज का रोजगार पैदा किया है। इसका मतलब है कि देश भर के शिल्पकारों, मजदूरों और इंजीनियरों ने इसमें अपना पसीना बहाया है। और अगर हम इसे और भी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये नया संसद भवन उस बड़े सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, सेंट्रल विस्टा, जो राजपथ और उसके आसपास के पूरे प्रशासनिक इलाके को फिर से विकसित कर रहा है। जी। इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की लागत लगभग 20,000 करोड़ रुपए है और इसे 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था। इन सब तकनीकी और ढांचागत बातों के बीच एक फीचर ऐसा है जिसने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। कौन सा फीचर? जब हम संसद की कार्यप्रणाली के बारे में सोचते हैं ना, तो भारत जैसे विविधता से भरे देश में भाषा हमेशा से एक संवेदनशील मुद्दा रही है। अरे हाँ, और यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि इस नई संसद में एक बेहद आधुनिक और अभूतपूर्व ट्रांसलेशन सिस्टम या अनुवाद प्रणाली स्थापित की गई है। ये कैसे काम करता है? मतलब क्या ये पुराने हेडफोन वाले सिस्टम से अलग है? ये बहुत अलग और एडवांस्ड है। इस सिस्टम के जरिए कोई भी सांसद भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी मान्यता प्राप्त भाषा में अपना भाषण दे सकेगा। अच्छा। और जो तकनीक इस्तेमाल हुई है वो इतनी तेज है कि सदन में बैठे बाकी सभी सांसद उसी वक्त यानी रियल टाइम में उस भाषण को अपनी खुद की मातृभाषा में अनुवादित होकर सुन सकेंगे। ये सच में एक गेम चेंजर है। बिल्कुल है। अक्सर हम तकनीक को सिर्फ कंप्यूटर, स्क्रीन या मशीनों के तौर पर देखते हैं, लेकिन यहाँ तकनीक एक बहुत ही गहरी मानवीय और राजनीतिक समस्या को सुलझा रही है। सही कहा। एक ऐसा सांसद जो शायद हिंदी या अंग्रेजी में उतना पारंगत नहीं है, लेकिन अपनी क्षेत्रीय भाषा में अपनी जनता की समस्याओं को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से उठा सकता है। जी। अब उसे कोई झिझक नहीं होगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का। जब कोई भाषाई बाधा ही नहीं बचेगी तो हर राज्य, हर क्षेत्र की आवाज राष्ट्रीय पटल पर पूरी ताकत के साथ सुनी जाएगी। बिल्कुल। ये केवल संवाद को आसान नहीं बना रहा है, ये लोकतंत्र की जड़ों को गहरा कर रहा है। ये सुनिश्चित कर रहा है कि संसद में हर नागरिक का प्रतिनिधि पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रख सके। और नागरिकों और लोकतंत्र के इस रिश्ते को और भी ज्यादा मजबूत और दृश्यमान बनाने के लिए इस नई इमारत के बिल्कुल केंद्र में एक भव्य कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल बनाया गया है। हाँ। बताया जा रहा है कि इस हॉल में भारत के संविधान की एक कॉपी बहुत ही सम्मान के साथ रखी जाएगी। ये हॉल इस पूरी वास्तुकला की आत्मा है। ये सिर्फ एक गैलरी या सजावट का हिस्सा नहीं है। ये प्रतीकात्मक रूप से ये स्थापित करता है कि सत्ता का असली केंद्र कोई पद या व्यक्ति नहीं, बल्कि भारत का संविधान है। क्या बात है। जब सांसद उस हॉल से गुजरेंगे तो बीचों बीच रखा संविधान उन्हें लगातार ये याद दिलाएगा कि वे जो भी बहस कर रहे हैं, जो भी नीतियां बना रहे हैं,